जय हिंद दोस्तों एक नारा जिसने पाकिस्तान की फौज की नींद उड़ा रखी है। हालात इस तरीके से ये है कि जिस समय पर इमरान खान गद्दी से उतरे, लगने लगा कि जैसे नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने उतारा। हालांकि ये बात लगभग 20 साल 25 साल पुरानी, 20-22 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन 22 साल का वो दौर एकदम से दोबारा से आंखों के सामने कौंधने लगा और ऐसा लगने लगा कि जैसे नवाज शरीफ को चुपचाप विदाई दे दी गई थी, वैसे ही इमरान खान को भी विदाई दे दी जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ कि इमरान खान इतनी जल्दी या इतना आसान टारगेट नहीं रहे और जाते जाते भी उन्होंने पाकिस्तान से की सेना को उस हद तक उलझा के खड़ा कर दिया कि इस समय पर पाकिस्तान की सेना जो है वो आगे बढ़ने से पहले भी 100 बार सोचेगी। हालांकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया जिसके अंदर कहीं ना कहीं इमरान खान की हरकतों से पाकिस्तान की सेना एक तरफ खुश थी, लेकिन ये सोशल साइंसेज है। सोशल साइंसेज का सब्जेक्ट जो होता है वो कभी भी इस तरीके का होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज या एक पॉलिटिकल लीडर्स को समझना, जनता के मूड को समझना, सर्कमस्टेंसेस को समझना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना और पल पल एक नेता जो चाल चलता है, जो गलती करता है, जो हरकत करता है, उनके अनुसार एक असेस करना कि किस तरीके से आने वाले समय में ये पूरा का पूरा सिचुएशन कहाँ जाएगी और किस डायमेंशन के अंदर इसे कवर किया जाना चाहिए। इन सब चीजों के ऊपर लगातार डिस्कशन होती रहती है, इसलिए पल पल खबर जो आती है उसके अनुसार हमारे को अपने विचारों को बनाते रहना पड़ता है। और अगर किसी जगह की 100 पॉसिबिलिटीज हैं तो 100 अलग अलग पॉसिबिलिटीज को हमारे को वहां सोच समझ के बैठना होता है, क्योंकि लाइफ कोई मैथमेटिक्स नहीं है जो 2 दूने 4 हो। यहाँ पर जो लाइफ है जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, लाइफ इन द सेंस जो पॉलिटिकल लाइफ है, सोशल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, इंटरनेशनल सिनारियोज जो है, इन सबको अगर आप उठाकर देखेंगे तो यहाँ असलियत में सिनारियो चेंज होते रहते हैं। पल पल सिचुएशंस बदलती रहती हैं, हर मिनट कुछ ना कुछ नया होता रहता है। ऐसी सिचुएशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि असलियत में पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने एक नारा दिया और उस नारे ने कैसे फौज की हरकत, मतलब फौज की मुसीबतों को बढ़ा दिया। बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि इसका यूपीएससी से क्या लेना देना है। असलियत में दोस्तों कभी भी यूपीएससी का कोई फिक्स सिलेबस तो है नहीं, उसमें टॉपिक्स दे रखे हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पड़ोस की पॉलिटिक्स के नाम पे इशारों इशारों में पूछ लिया जाए कि जिस तरीके से हमारे पड़ोस के अंदर आर्मी जो है पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल लेती, पार्टिसिपेट करती है, वो कितना सही है और क्या ऐसा है कि इंडिया के अंदर वही आर्मी बहुत ही इंस्टीट्यूशनल वे में, बहुत ही प्रोफेशनल वे में सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले पा रही है, और पाकिस्तान के अंदर ऐसी क्या सिनारियोज क्रिएट हुए जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आर्मी जो है इतना ज्यादा एक्टिव रहती है कि ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी वो खुद है, या कई बार पॉलिटिकल पार्टी वो खुद ना होकर, फेस टू फेस ना आकर, कहीं ना कहीं बहुत ही लिमिटेड वे में सही, पीछे से सही, बैक बिहाइंड द कर्टन सही, पार्टी पॉलिटिक्स में एक एक्टिव रोल प्ले करती है। वहीं जब इंडियन आर्मी की बात आती है तो मैक्सिमम लोगों को हमारे आर्मी चीफ का नाम नहीं पता होता, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम दुनिया जानती है। यही एक रीजन है। और यही अगर देख लिया जाए आईएसआई चीफ और दूसरी तरफ क्या नाम है रॉ चीफ का नाम शायद ही किसी को मालूम हो। अभी भी अपने आप से पूछिए, रॉ चीफ का नाम किसी को मालूम है? और आईएसआई चीफ की फोटो अखबारों से लेकर न्यूज चैनल से लेकर हर जगह पर कहीं ना कहीं वो छपी हुई मिलेगी। अब वही अगर आप ये चीज देखें तो उसके पीछे का रीजन आपको जब समझना पड़ेगा, और यूपीएससी में इस तरीके की कोई डायमेंशन पूछ ली जाएगी, डायमेंशन भले ही सीधी ना हो लेकिन आंसर राइटिंग में ऐसी किसी डायमेंशन को एग्जाम्पल के फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहता है कि मेरा खासकर ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आपको ऐसी ऐसी डायमेंशंस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में बता सके, क्योंकि ये एक ईजी टास्क नहीं होता। पल पल सिचुएशंस बदलती रहती है और पल पल सिचुएशंस बदलने के साथ साथ पूरी सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो बदल जाती है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपसे डिस्कशंस लगातार करता हूँ, और जो कमेंट बॉक्स में ये डालते हैं कि सर आपने कल ये कहा था, आज ये कह रहे हो। हाँ, मैं हो सकता है परसों अपनी ही बात से मुकर जाऊं, क्योंकि मैं यहाँ पर करने वाला कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ एक ओपिनियन बिल्डअप करने वाला हूं। असलियत में सर्कमस्टेंसेस वहां जो हैं
उन सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग कौन सी नई डायमेंशन निकलकर सामने आ रही है, असली ऑब्जेक्टिव उस डायमेंशन को समझना होता है। जैसे आज अगर पाकिस्तान की आर्मी से जनरल बाजवा जो है वो हट जाते हैं, और सोच कर देखिए सिचुएशन किस तरीके से होती अगर इमरान खान, जिन्होंने कोशिश करी कि जनरल जावेद बाजवा को हटाकर दूसरे किसी आर्मी चीफ को वहां बिठा दिया जाए, और वो इस सर्कमस्टेंसेस या इस सिचुएशन में या इस काम में कामयाब हो जाते। अगर वो इस काम में कामयाब हो जाते तो मैं अभी अभी मैं क्या, पूरा का पूरा जो भी इस समय पर अपने अपने ओपिनियन रखने की कोशिश कर रहा होता है, हर कोई वही डिस्कस कर रहा होता है कि अब इमरान खान यहाँ पर इतने ताकतवर लीडर बनकर उभर गए हैं, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मजबूत हो गई है, और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर से आर्मी की पकड़ काफी कमजोर हो चुकी है। लेकिन इस समय पर कहीं ना कहीं इमरान खान को जाना पड़ रहा है, और उसमें आर्मी का एक्टिव रोल है, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर उनके पीएम हाउस में उतरता है, और संसद के बाहर जो जालीदार गाड़ी, कैदियों को ले जाने वाली गाड़ी अगर आकर खड़ी हो जाए, तो उसके इशारों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं इसी चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं कि असलियत में इस चीज को दोस्तों समझो कि जैसे जैसे सिचुएशंस बदलती हैं, पल पल सर्कमस्टेंसेस बदलती हैं, वैसे वैसे हमारा ओपिनियन जो है वो भी बदलता चला जाता है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस बदल गई है। हर सर्कमस्टेंसेस के लिए अलग ओपिनियन होता है, अलग सॉल्यूशन होता है, अलग तैयारी होती है, ये समझ लीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में भाई सीधी सी बात है, अभी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे पूरी ताकत के साथ, पता लगा गवर्नमेंट भी कह रही है जी हम तो 3 जून को एग्जाम ही लेंगे। अब पता लगा एकदम से कोरोना की वेव ऐसी आ गई है कि अब उसको झेला नहीं जा रहा, और गवर्नमेंट को मजबूरी में सही सारे एग्जाम्स टालने पड़ गए। ऐसे में 3 जून वाला जो एग्जाम है, अभी तक की सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग तो अभी 3 जून को होगा, लेकिन आज से 2 महीने बाद के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अगर, या महीने भर बाद के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो पता नहीं अब कब होगा। ये सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग लगातार बदलती रहती है, तो सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग हर चीज बदलती रही। तो जितने भी लोग अभी ये दावा करते हैं कि सर कल आपने कहा था, परसों आपने कहा था, देखो यार, आप अगर एक नैरो माइंडेड होकर सोचेंगे तो मुझे कोई समस्या नहीं है, आपका इंटेलेक्ट लेवल उतना ही है। हम उस इंटेलेक्ट लेवल से कहीं ज्यादा ऊपर की बात कर रहे होते हैं। सर्कमस्टेंसेस बदलेंगे तो पॉसिबिलिटीज चेंज हो जाती है, ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग देखना होता है। और यही एक यूपीएससी की तैयारी होती है कि जितना ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होकर, जितना ज्यादा डायमेंशंस को खोलकर आप सोच पा रहे हैं, जितनी ज्यादा डायमेंशंस में आप सोच पा रहे हैं, जो अलग अलग पर्सपेक्टिव को फोकस कर पा रहे हैं, वहीं आप बाजी जीतते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी टेबल ऐप हमारी डाउनलोड कीजिए, और उस पर आपको बहुत सारा प्रिपरेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल अवेलेबल रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री जो है आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है 500 पर मंथ में हमने लॉन्च किया हुआ है। आप जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कीजिए, कॉल कीजिए, इस दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, 9407 लास्ट में है, इस पर कॉल करेंगे तो बहुत जल्दी से आपको सॉल्यूशन, मतलब बहुत तरीके से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। एक नारा। इमरान खान को बहुत आसान समझा जा रहा था कि एक क्रिकेटर है, पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस पर्सन है, या पॉलिटिकली एक्सपीरियंस नहीं है। और जब ये कहीं ना कहीं, जब जो इमरान खान था ये गद्दी पर बैठा, या इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो हर किसी का यही ओपिनियन था कि ये पपेट ऑफ आर्मी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, या एक चीज समझ लीजिए, कुछ कुर्सी ही ऐसी होती है जिसके पास पावर इतनी होती है कि वो इंसान को पपेट जल्दी से रहने ही नहीं देता, क्योंकि शक्ति जो है वो उबाल मारती है, और जब वो शक्ति उबाल मारती है तो वो अपना दिमाग चलाता है। दिमाग अगर चलाएगा तो उस शक्ति पर, उस गद्दी पर बैठाने वाला जो है वो उसी से लड़ जाता है। बैठने वाला बैठाने वाले से भिड़ते हुए देर नहीं लगाएगा, क्योंकि वो अब तक कठपुतली बने रहने और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस में बने रहने का मतलब इच्छुक नहीं रहता। उसे अब इच्छा होती है कि वो इस कुर्सी में बैठ के बड़ी आजादी के साथ काम करे। ये हमेशा की सिचुएशन है। प्रधानमंत्री की कुर्सी एक पावरफुल चेयर है। इस पावरफुल चेयर पे बैठने वाला कोई भी इंसान होगा,
वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पावर्स के ऊपर जितनी ज्यादा उसकी पावर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हो। वो हमेशा कोशिश करेगा कि उसके पास जो भी पावर्स है उस पर कम से कम रिस्ट्रिक्शन हो या रिस्ट्रिक्शंस ना हो। और यही जो इच्छा है वो उसे अपनी आप मतलब उसे बागी बना देती है उस इंसान के खिलाफ जिसने उसे कुर्सी पर बिठाया। ये हमेशा किसी भी पावरफुल चेयर की एक ताकत होती है और यही रीजन है अक्सर ऐसी इस कुर्सी पर बैठने वाला जो भी इंसान है वो जल्दी से किसी के काबू में नहीं आता। और यही एक कारण है कि ये सबसे बड़ी और इसीलिए इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को सबसे ज्यादा पावरफुल एग्जीक्यूटिव में सबसे ज्यादा पावरफुल माना गया है। हालांकि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कहो कंपल्शन कहो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की है, लेकिन पाकिस्तान को अगर आप उठाकर देखें तो इंडिया पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नाम की जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ मजाक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप वर्ड बाय वर्ड देखेंगे या एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में देखेंगे तो उस डॉक्यूमेंट की कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ना समझें। और प्रॉब्लम असलियत में पाकिस्तान के साथ यही है कि स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं है, या यूं कहें कि वहां के जितने भी नेता हैं वो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से उन्हें ज्यादा सा लेना देना नहीं। ये समझ लीजिए डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट की एक स्पिरिट होती है, भावना होती है, उसे समझना ज्यादा जरूरी है। और वो स्पिरिट तभी समझ में आएगी जब वैल्यूज ऑफ जो पॉलिटिकल क्लास है वो हो। अगर पॉलिटिकल क्लास के अंदर वैल्यूज नहीं होंगी तो कभी भी स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ ही नहीं सकता। ये समझ लीजिए, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बता रहा हूं, कॉम्प्लेक्स बातें हैं, हो सकता है बहुत सौ को ये समझ में ही ना आए क्योंकि मैं भड़काऊ टाइप की बातें नहीं कर रहा। यहां वैल्यूज यानी सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के सिद्धांत, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, राजनीतिक संस्थाएं हैं या राजनीतिक वर्ग है, उसके पास मूल्य नहीं है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से भाई इमरान खान ने कंपेयर किया कि इंडिया से सीखो, लर्न फ्रॉम इंडिया, तो पाकिस्तान के अपोजिशन ने कहा कि अगर लर्न फ्रॉम इंडिया है तो इंडिया के अटल बिहारी वाजपेयी भी तो से भी तो सीखो कि उन्होंने क्या किया था। और जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वोट के लिए खरीद फरोख्त नहीं की और अपनी सरकार गिर जाने दी और चुपचाप सत्ता को छोड़कर चले गए, वो असलियत में वैल्यूज इन आवर पॉलिटिक्स थे, रिगार्ड था। और वो उसके बाद जिस तरीके से वीपी सिंह वाला इशू था वहां पर स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थी। और जहां पर इंदिरा गांधी जो अपने आप में सबसे ज्यादा पावरफुल लीडर थी, उन इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई और पूरा देश जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और धूल चटा दी इलेक्शन के अंदर, इलेक्शंस में धूल चटा दी, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सब जगह से सुपड़ा साफ करने की तैयारी कर ली थी। ऐसी सिचुएशन में इंदिरा गांधी को इमरजेंसी की पनिशमेंट देने के लिए इंडियन पॉपुलेशन ने वहां असलियत में पॉपुलेशन के अंदर भी स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी, बिलीफ इन कॉन्स्टिट्यूशन था कि हम कुछ भी हैं, बिलीफ इन कॉन्स्टिट्यूशन कि हम कुछ भी हैं, हमारे को संविधान में भरोसा है। और संविधान में भरोसा होने के चलते हम ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर भरोसा रखते हैं, इसी वजह से क्योंकि हमारा संविधान में भरोसा है और इंदिरा गांधी ने संविधान को तोड़ा, इसी वजह से हम लोगों ने इंदिरा गांधी को उठा के बाहर फेंक दिया। यस, गद्दी से बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बेदखल कर दिया। और जब इंदिरा गांधी ने लोगों से जाके माफी मांगी और अपना पोस्चर दोबारा से चेंज करके कहा कि अब रूल अच्छा चलाऊंगी, तो वहां पर इंदिरा गांधी को माफ भी कर दिया। वो एक अलग मैटर है कि जनता पार्टी के जो लीडर थे उन्होंने राजनीति अच्छे से नहीं करी या उनके आपस के जो आपसी जो टकराव थे उन्होंने उनको कमजोर कर दिया, लेकिन इंदिरा गांधी के अहंकार को धूल में मिला दिया। ये असलियत में समझिए। और यहाँ जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे, उन इंस्टीट्यूशंस ने भी बहुत मजबूती के साथ सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भरोसा दिखाया।
अगर आप यहां देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे भरोसा दिखाया कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे तो राजनारायण केस के अंदर इंदिरा गांधी की जो सीट जीती थी इंदिरा गांधी ने बर्खास्त कर दिया, कैंसल, इलेक्शन ही कैंसल। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन ने भी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन काम किया, किसी भी तरीके से कोई उठापटक नहीं करी। इसी तरीके से हमारी आर्मी को देखेंगे तो भले ही इंडिया में जितना मर्जी टर्मोइल क्यों ना रहा, आर्मी ने ईमानदारी से कोई पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं दिखाया, चुपचाप अपने आराम से बैठी रही कि तुम लोग लड़ रहे हो, तुम लड़ते रहो। पॉलिटिकल क्लास लड़ रही है, लड़ती रहे, हमारा काम है बॉर्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हम करेंगे। और जो पार्लियामेंट डिसीजन लेगी वो सर माथे पर, हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। सोचकर देखिए, इंस्टीट्यूशंस, जो भी संस्थान, जो भी इदारे किसी भी देश में काम कर रहे होते हैं, जब तक उनका उस संविधान में भरोसा नहीं है तब तक वो अच्छा काम कर ही नहीं सकते। जब तक वहां के नेताओं के अंदर संविधान के अनुसार काम करने के मूल्य नहीं है और सत्ता का लालच नहीं है, इमरान खान ने जो किया वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालच था, वो लालच नहीं है तो भी काम तो ही संविधान अच्छा चल सकता है। और संविधान की आत्मा को पहचानने के लिए, संविधान के अंदर भरोसा रखने के लिए, जब तक आम जनता में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि संविधान के अनुसार चलाएंगे तो ही सही होगा, तब तक उसके अंदर संविधान को ताकत नहीं मिलती। तभी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप पढ़ते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया का सबसे पहला मतलब ये है कि हम भारत के लोग इस संविधान में भरोसा करते हैं। हमारे ऊपर जो रूल करेगा वो सिर्फ वही शक्ति रूल कर सकती है जो इस संविधान को मानेगी, वरना हम ऐसी किसी शक्ति को अपने सर पे नहीं बैठने देंगे जो इस संविधान के अनुसार काम नहीं करेगी। इंदिरा गांधी ने इस संविधान के अनुसार काम नहीं किया, उठा के बाहर फेंक दिया। ये जो सिचुएशन है, ये जो हमारा बिलीफ है, हमारा भरोसा है, ये मायने रखता है। यहां आ जाओ पाकिस्तान के अंदर। अब आप कहोगे सर नारे की बात कर रहे थे आप तो इंडिया पढ़ाने लग गए। भाई साहब, रेफरेंस लेना है और अलग अलग चीजों को घुमाना है और रेफरेंस लेके समझाने का एक आदत है, वही करेंगे। अब आप समझिए, आ जाओ पाकिस्तान में। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम असलियत में यही है कि सबसे पहली बात तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो कभी भी ये चाहती ही नहीं थी कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन बने जो उन्हें चैलेंज कर सके। इस पॉलिटिकल लीडरशिप ने जैसे ही पाकिस्तान को जिहाद के अंदर धकेला, उस पॉलिटिकल लीडरशिप के वजह से आर्मी और आईएसआई सिक्योरिटी एजेंसी, ये दोनों इतने ताकतवर हो गए कि इसने इस पॉलिटिकल लीडरशिप को ही मारना शुरू कर दिया। लेकिन माने या ना माने, जिस तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो, जो सबसे पहले मेरे हिसाब से जिन्ना के बाद सबसे पहले कद्दावर नेता थे जिनका पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा अच्छा और ताकतवर इन्फ्लुएंस था, जुल्फिकार अली भुट्टो की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने एक सिंपैथी गेन की पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानियों को इनकी सिंपैथी इनको थी, और जैसे ही इनको हैंग किया गया, यानी इनको फांसी दी गई, इससे सिंपैथी और बढ़ी और ये सिंपैथी बेनजीर भुट्टो को फायदा दे गई। और जैसे ही बेनजीर भुट्टो दोबारा से इंडिया वो पाकिस्तान आती है तो पाकिस्तान की जनता इन्हें सपोर्ट करना शुरू कर देती है। ये असलियत में डेवलपिंग डेमोक्रेसी, डेवलपिंग स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी दिखा रहा है। डेवलपिंग स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट है वो डेवलप हो रहा था। लेकिन और यही एक रीजन है कि उसके बाद आर्मी ने ना तो बेनजीर भुट्टो को खुल के फांसी देने की कोशिश करी और ना ही किसी और को, किसी भी नेता को खुल के फांसी देने की, और खासकर आर्मी ने अपने सर पे तो ये ठीकरा फुड़वाने की नहीं सोची, क्योंकि पहली बार थोड़ी सी ही सही पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र की एक लॉ जल उठी थी। वहां बेनजीर भुट्टो के विरोध में नवाज शरीफ जो है इसको उठाया गया और नवाज शरीफ ने बेनजीर भुट्टो का काफी अच्छे तरीके से मुकाबला भी किया।
लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आर्मी जो है वो स्ट्रांग थी, और आर्मी जो है उसे टेस्ट ऑफ पावर पता लग चुका था। और क्योंकि उसे टेस्ट ऑफ पावर जो है वो मिल चुका था, तो आर्मी किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, या मतलब एक, जिसे कहते हैं, किसी को भी पॉलिटिकल पावर को स्ट्रांग नहीं होने देना चाहती थी। जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया कि सत्ता की कुर्सी के अंदर ही कुछ ऐसी खोट है, जो इस पे बैठता है वो अपने हाथ में सारी पावर लेना चाहता है और अपने काम में किसी तरीके की टोका टाकी नहीं चाहता। नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा ही हुआ, और यकीन मानिए मुशर्रफ को इन्होंने हटाने की सोची, लेकिन मुशर्रफ ने इन्हें हटा दिया। भाई मुशर्रफ ने कारगिल वॉर किया, और कारगिल वॉर के बाद नवाज शरीफ बहुत ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि उनको एक तरीके से ऐसा हुआ कि आर्मी ने उनसे बिना पूछे इंडिया के ऊपर हमला कर दिया और सारी सिचुएशंस क्रिएट हो गई। नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को हटाने की सोची, और मुशर्रफ को उस सिचुएशन में हटाई जब मुशर्रफ, क्या नाम है, कोलंबो गए हुए थे। मुशर्रफ को कोलंबो गए तो वहां जाके एक प्रेस, मतलब वहां जाके इंफॉर्मेशन मिली कि नवाज शरीफ ने तुम्हारे को बर्खास्त कर दिया है और तुम्हारी जगह किसी और को अपॉइंट करने जा रहे हैं। यहाँ पाकिस्तानी आर्मी की एक खास बात यह है कि पाकिस्तानी आर्मी में क्योंकि टेस्ट ऑफ पावर मिल चुका है, तो ये अपने पावर में बने रहने के लिए अपने लॉयल सोल्जर्स जो हैं, लॉयल सोल्जर्स हमेशा बनाए रखते हैं। अपनी बटालियन और अपने लॉयल सोल्जर्स और अपने लॉयल ऑफिसर्स हमेशा बने रहते हैं। और ये जो लॉयल ऑफिसर्स होते हैं, ये किसी भी सिचुएशन में, देश गया भाड़ में, ये हमेशा ये कुत्ते की तरह जो है अपने आर्मी जनरल के पीछे रहते हैं। देखिए, दे आर लाइक डॉग्स, क्योंकि डॉग्स डू नॉट हैव स्पिरिट ऑफ नेशन, डॉग्स ऑलवेज हैव स्पिरिट ऑफ देयर मास्टर, दे आर लॉयल टू देयर मास्टर। तो ये जो जो आर्मी के जो लोग हैं, जो लॉयल होते हैं, ये अपने मास्टर यानी अपने आर्मी चीफ के लिए लॉयल होते हैं। उन्हें देश से मतलब नहीं है, देश की राजनीति से मतलब नहीं है। हमारे देश के सैनिकों को अगर कहा जाए कि आपका आर्मी ऑफिसर अपने देश के ऊपर कू कर रहा है, तो आधे टाइम तो हमारी आर्मी ही उठा के फेंक देगी। जनरल करियप्पा केस कभी बताऊंगा, उसके अंदर राजपुताना राइफल्स जो दिल्ली के अंदर थी, उसने साफ मना कर दिया था कि अगर तुम यहां बढ़े तो अच्छा नहीं होगा। आर्मी ही अपोज कर देती है, आर्मी है इतनी बड़ी इंडिया की, और दूसरा इतने ज्यादा सेक्शन से आती है कि उसको इकट्ठा कर पाना वैसे ही मुश्किल है। वो देश के नाम पे तो इकट्ठा हो जाएगी, किसी एक की लॉयल नहीं होगी। यहां पाकिस्तान के अंदर उल्टा है कि पाकिस्तान के अंदर पंजाबी आर्मी को डोमिनेट किए रखते हैं, और पंजाबी आर्मी हमेशा अपने आर्मी जनरल की आर्मी चीफ को लॉयल बनती है। वो देश से लॉयल्टी कम और आर्मी की, क्या नाम है, आर्मी चीफ से लॉयल्टी कई बार ज्यादा होती है। मुशर्रफ ने भी ऐसा ही किया। मुशर्रफ ने अपने जो लॉयल वफादार सैनिक थे, उनसे नवाज शरीफ को गिरवा लिया और नवाज शरीफ को गिरफ्तार करवा दिया। जब ये हुआ तो उसके बाद मुशर्रफ का रूल आया, आर्मी यहां दोबारा से सत्ता के लिए, लेकिन नवाज शरीफ ने खासकर 10 साल का एक रूल, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, फिर बेनजीर, फिर नवाज शरीफ, फिर बेनजीर, फिर नवाज शरीफ, ऐसे ऐसे करके 10 साल तक पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को देखा। जो बीज जुल्फिकार अली भुट्टो ने डेमोक्रेसी के बोए थे, वो कहीं ना कहीं नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के टाइम पर वो थोड़े थोड़े कोपले फूटने लगी। लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी मजबूत होने लगी, मुशर्रफ ने आके सारी डेमोक्रेसी का गला दबा दिया। सोचकर देखिए, जब आर्मी रूल आए और जनता, आम जनता आर्मी पर इतना भरोसा करती है कि अपने नेताओं को घर बैठने के लिए कह दे, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, या अपने नेता के लिए सड़क पे ना उतरे, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सेना को आर्मी पर ज्यादा भरोसा है कंपैरेटिवली अपने देश के नेताओं को। आर्मी को सेना, मतलब लोगों को सेना के ऊपर ज्यादा भरोसा है कंपैरेटिवली अपने देश के नेताओं के। और यही कारण है, जब मुशर्रफ ने आर्मी को किया, आर्मी सेना के ऊपर कब्जा किया, मतलब देश के ऊपर कब्जा किया, तो कोई भी बाहर नहीं निकला, कोई इतने ज्यादा बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट नहीं हुई। अब नवाज शरीफ के बाद मुशर्रफ रूल आया, और मुशर्रफ के बाद 2008 से लेकर 2018 तक के बाद और 2022 तक, ये जो दोस्तों 14 साल है ना, इन 14 ईयर्स ने क्या किया, इन 14 ईयर्स ने क्या किया कि इन 14 ईयर्स ने सबसे पहले सिर्फ एक काम किया,
इन 14 ईयर्स ने जो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म या स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम से थोड़ी सी कोपले फूटने लगी थी, थोड़ी सी आई थी, वो डेमोक्रेसी जो नवाज शरीफ और उसके टाइम पर मजबूत हो गई थी, वो कहीं ना कहीं जो है वो गेन्ड रूट्स, इसको माना जा सकता है कि इसने कहीं ना कहीं जड़ें पकड़ ली है। यस, इसने कहीं ना कहीं जड़ें पकड़ ली है और कहीं ना कहीं वो जो पॉलिटिकल क्लास है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग, काफी स्ट्रांग हो चुका है और एक जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंट पावर उसके पास मौजूद है। और इसके पास स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि सिग्निफिकेंट मास बेस ऐसा है जो इसको सपोर्ट कर रहा है। और उसके बाद अगर आप दूसरे तरीके से देखो, एक तरफ तो सिग्निफिकेंट मास बेस है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ क्रेडिबिलिटी ऑफ आर्मी जो है वो काफी हद तक कम हो चुकी है। इस क्रेडिबिलिटी का मतलब ये, क्योंकि एक तरफ तो सोशल मीडिया के अंदर जिस तरीके का डिस्कशन लगातार चल रहा है और ये सोशल मीडिया पाकिस्तान के एक बड़े तबके के पास मौजूद है। यस, तो ये सोशल मीडिया असलियत में कर क्या रहा है, लोगों के अंदर जागरूकता फैला रहा है कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का फायदा क्या हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से कश्मीर से लेकर तालिबान से लेकर जिस भी मामले में और इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का जो फजीहत हो रही है, उन सबको अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो पता लगेगा कि एक आम पाकिस्तानी के दिलो दिमाग में का बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं लेकिन कुछ हद तक आम पाकिस्तान के दिलो दिमाग में ये बात जरूर बैठ चुकी है कि इतना बुरा देश का हाल क्यों हो रहा है, देश का इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और जैसे ही इंट्रोस्पेक्ट करेंगे उन्हें एक रीजन आर्मी भी लगेगी। रही सही कसर इमरान खान ने पूरी कर दी। इमरान खान एक काफी ज्यादा वोकल लीडर हैं आज के टाइम के। अगर आप देखें इससे पहले वोकल लीडर, मैं नवाज शरीफ को बहुत ज्यादा वोकल लीडर नहीं मानता। वो लीडर हैं, अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए भले जीत रहे हैं तो अच्छे ही होंगे, लेकिन वो उतने वोकल नहीं है, उतने खुलकर बात करने वाले नहीं है, इतने ओपनली चैलेंज करने वाला नहीं है जितना इमरान खान है। इमरान खान के एक कार्ड को इंडिया की फॉर्म में देखा जा सकता है, दूसरे कार्ड को अमेरिका की फॉर्म में देखा जा सकता है और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तानी की फॉर्म में देखा जा सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान की फॉर्म में देखा जा सकता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड ये है कि जो चैलेंजिंग आर्मी, ये चार कार्ड्स हैं। इंडिया का अप्रिशिएट करना और ये कहना कि जिससे तुम कंपटीशन कर रहे हो वो हमेशा बहुत तुमसे आगे रहा है और तुमसे आगे निकल चुका है और एग्जाम्पल दे दे के पाकिस्तानियों की अंतरात्मा जगाने का काम किया। दूसरी तरफ अमेरिका का भाई एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स पाकिस्तान में है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आम पाकिस्तानी के दिमाग में है कि एक तरफ पाकिस्तान मुसलमानों को मार रहा है और एक तरफ अमेरिका मुसलमानों को मार रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका के चक्कर में हमारे दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली और हमें कुछ मिला भी नहीं। एक विक्टिम की तरह पाकिस्तान को प्रोजेक्ट किया जाता है अमेरिका की भलाई के लिए, यानी अमेरिका का भला करने के चक्कर में पाकिस्तान ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है। और तीसरा सेल्फ रिस्पेक्ट, सीधी सी बात यह है कि आम पाकिस्तानी अपनी मां तक को बेच दे, ये जब बयान दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे तौर पर खुलकर आरोप लगाया गया कि भाई सीधी सी आज हमारी जो डिग्निटी है वो इस लेवल तक कम है कि हमारे पुराने लोगों ने, जो भी पुराने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने बेच खाया। और उसमें वो कहीं ना कहीं आर्मी रूल को भी गिनवा जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ओपनली चैलेंजिंग आर्मी वाली सिचुएशन के अंदर जिस तरीके से अपना विक्टिम कार्ड खेला और आजादी की लड़ाई डिक्लेयर करी, वो कहीं ना कहीं ओपन चैलेंज टू आर्मी था। अब यहां ऐसी सिचुएशन में जब एक इमरान खान इतना ज्यादा सब कुछ कर चुका है तो असलियत में और कुछ किया या नहीं किया इमरान खान ने सबसे इंपॉर्टेंट काम यहां पर यह किया कि एक स्पिरिट टूवर्ड्स डेमोक्रेसी
जो है वो जगा दी और इस डेमोक्रेसी के अंदर क्या काम किया, स्पिरिट टूवर्ड्स डेमोक्रेसी जगा दी। और इस डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट काम इसने ये किया, खुले तौर पर इंपॉर्टेंट काम इसने ये किया स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी में, कि कहीं ना कहीं जो कॉमन मासेस हैं वो इस समय पर खुलकर खड़े हो गए हैं इमरान खान के साथ, और जिस तरीके से वो ऐसा फील करना शुरू कर चुके हैं कि दे आर सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी। अब जब एक फील आनी शुरू हो जाए कि वी आर सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी, तो कहीं ना कहीं वो उस पावर को चैलेंज हमेशा करेंगे जो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में उस डेमोक्रेसी को खा जाएगी। यस, और असलियत में इमरान खान ने डेमोक्रेसी के सेवियर्स की फॉर्म में कहीं ना कहीं वॉरियर्स खड़े कर दिए हैं, जो कि खुलकर ये कह रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी को सेव करना है, बचाना है। और आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आर्मी की क्रेडिबिलिटी किसी भी देश में सबसे ज्यादा होती है, और पाकिस्तान में तो आर्मी क्योंकि अपने आप को सेवियर ऑफ इस्लाम प्रोजेक्ट करती है, तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है और ज्यादा है। हालांकि मैंने कुछ पाकिस्तानी मौलानाओं को ये अब ये कहते हुए सुना कि जिस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कश्मीर जब इंटीग्रेट किया गया इंडिया में, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो मौलाना वो मतलब मुस्लिम्स थे, उनको कहा गया कि आप इंडिया की तरफ मार्च करो। तो एक मौलाना को बहुत अच्छे से कहते हुए सुना कि यार तुम्हारे को हम पिछले 70 साल से खिला पिला के मजबूत कर रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं, मतलब सब चीजें हैं, जो तुमने मांगा वो दिया, अब लड़ने का टाइम आया तो तुम कह रहे हो कि तुम आम आदमी आगे जाओ, हम तुम्हारे साथ है, तो तुम क्या करोगे। यानी जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना की जो क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है, विश्वसनीयता खत्म हुई है, उसने कहीं ना कहीं सेवियर्स ऑफ डेमोक्रेसी को भी अब जो वॉरियर्स की फॉर्म में प्रोजेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो ओपनली जो है नारे लगा रहे हैं, स्लोगन लगा रहे हैं। और शायद ये स्लोगन पॉसिबली इमरान खान खुद ना लगा पाए, लेकिन जब जनता से ये स्लोगन अपने आप आने शुरू हो जाए, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जनता अपनी लीडरशिप से आगे निकल चुकी है। ऐसा होता है, इंडिया में भी पहले ऐसा हुआ था 1929 के अंदर, जब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को मतलब फांसी होने वाली थी, 31 में वैसे फांसी हुई थी, तो उस टाइम पर कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रही थी, लेकिन आम आदमी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के इन्फ्लुएंस में नारा लगा रहा था, हमें चाहिए आजादी, टोटल इंडिपेंडेंस बस। अब एक तरफ वो टोटल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ जो है वो कहीं ना कहीं डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहे थे। तो कई बार जनता अपने नेताओं से आगे निकल जाती है और वो खुद आके नेता को बताती है कि हमें ये चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी इस टाइम पर ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है कि अब आम जनता जो है वो आर्मी से त्रस्त हो चुकी है, वो किसी भी तरीके से आर्मी रूल को आगे आने नहीं देना चाहती। तो भारत से एक और चीज ले ली और वो है नारा। और नारा क्या है? चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। अब ये चौकीदार चोर है का नारा असलियत में ये आर्मी की तरफ इशारा है, और आर्मी की तरफ जो इशारा है, चौकीदार चोर है का जो नारा है वो आर्मी की तरफ इशारा ये कर रहा है कि भैया असलियत में तुम जो हो हमारे देश के रक्षक हो और तुम ही हमारे देश को खा रहे हो। ये असलियत में एक तरीके से ओपन चैलेंज टू आर्मी है और एक तरीके से वार्निंग। एक तरफ तो ओपन चैलेंज है और दूसरी तरफ ये वार्निंग है। वार्निंग इस तरीके की है कि भैया अगर तूने किसी भी तरीके से सत्ता के ऊपर कब्जा करने की सोची, तो हम जो अभी नारा लगा रहे हैं चौकीदार चोर है, फिर तो पता नहीं कौन सा नारा लगाएंगे। तो ये खुली चुनौती है पाकिस्तानी सेना, ये पाकिस्तानी सेना को खुली चुनौती है। और पाकिस्तानी सेना को समझ जाना चाहिए कि अगर किसी तरीके से या किसी वजह से पाकिस्तानी सेना किसी तरीके के लालच में आई और लालच में आके सत्ता पर कब्जा करने की सोची, तो ये सिविल वॉर हो सकता है, क्योंकि ये आम जनता की चेतावनी। दोस्तों, आपका इस मामले में क्या कहना है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके अंदर मेरे ओपिनियन तो यही थे। आप और आगे भी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करता रहूंगा।
अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।